नमस्कार साथियों। मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मैं मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहा हूं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है महाराणा प्रताप एवं अकबर के मध्य संघर्ष। क्या महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य का संघर्ष आप लोग पहले से जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आपकी पूर्वाग्रहों को एक बार साइड रखें। दूसरी चीज, महाराणा प्रताप जिन्हें राजस्थान, भारत और दुनिया के बहुत सारे देशों में आज हीरो के रूप में, एक सच्चे नायक के रूप में, एक स्वाभिमानी के रूप में याद किया जाता है, वे महाराणा प्रताप का चरित्र और वे महाराणा प्रताप का शासन किस प्रकार का रहा। उनका अकबर, जो तत्कालीन समय में मुगलों का शासक था, जिसका कि दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार था, उस शासक से उनकी क्या लड़ाई थी, या मैं कह सकता हूं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच क्यों संघर्ष हुआ और उस संघर्ष को हम किस रूप में देखते हैं। क्या कह सकते हैं हम उस संघर्ष को? क्या हम उसे एक सत्ता के संघर्ष से पुकारेंगे? क्या हम उसे स्वाभिमान की लड़ाई कहेंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है और यह प्रश्न चिन्ह महाराणा प्रताप पर नहीं लगता केवल, यह समस्त राजस्थानियों, समस्त भारतीयों पर लगता है कि महाराणा प्रताप, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दुख के रास्ते को चुना, कांटों के रास्ते को चुना, और उन्हें आज सत्ता का लोभी कह दिया जाता है, अपने आप में ये भारत की अस्मिता और भारत के सच्चे सपूतों के लिए एक तरह का भयावह बयान है। क्योंकि महाराणा प्रताप अपना पूरा जीवन महाराणा प्रताप का दुखों से बीता। महाराणा प्रताप के लिए वो दुख नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस दुख के वातावरण को ही सुख मान लिया था। उन्होंने ये रास्ता खुद चुना था, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया कि आपको तत्कालीन मुगल बादशाह से लड़ाई लड़नी है। महाराणा प्रताप ने यह रास्ता स्वयं चुना, और इस रास्ते को चुनने के पीछे का जो कारण था वो केवल यही था कि जब सारे शासक झुकते जा रहे थे तो महाराणा के पास केवल दो ऑप्शंस थे, या वे अकबर की अधीनता स्वीकार करें या फिर वे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंडिपेंडेंसी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो आज भारत का संविधान आपको प्रदान करता है, उस स्वतंत्रता के अधिकार के लिए महाराणा प्रताप उस जमाने में लड़े जब इस स्वतंत्रता के अधिकार को शायद कोई जानता भी नहीं था। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे। इनके पिताजी के पास चित्तौड़ हुआ करता था, उदय सिंह जी के पास, और चित्तौड़ 1567-68 में चित्तौड़ के युद्ध के बाद इनके हाथ से चला जाता है। अकबर चित्तौड़ को जीत लेते हैं और वहां पर कत्लेआम करता है। 30,000 लोग मारे जाते हैं कत्लेआम में। यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी थी। कोई शासक जब किसी क्षेत्र को जीतता था तो जीतने के बाद उस क्षेत्र पर कंट्रोल करता था, तब उसके पास उस क्षेत्र की जन भावनाओं को अपने अनुकूल बनाने का एक अवसर होता था, और दूसरा अवसर होता था उस क्षेत्र की जो जनसंख्या थी उसको समाप्त करने का। तो अकबर ने दूसरा रास्ता चुना। 30,000 चित्तौड़ में आम लोगों को मारा गया। इस तरह की सोच वाले इन लोगों के साथ महाराणा प्रताप का संघर्ष क्या सत्ता का संघर्ष होगा? तो साथियों, मैं कहूंगा नहीं। महाराणा प्रताप एक सच्चे वीर थे और महाराणा प्रताप ने
अकबर से संघर्ष सत्ता के लिए नहीं किया साथियों। उस जमाने में अकबर ने सर्वप्रथम राजपूताने के शासक जो आमेर का था, बिहारी मल या भारमल, उसके साथ पहली संधि या समझौता किया, जिसमें बिहारी मल ने अपनी पुत्री का विवाह, कई पुस्तकों में उसे दासी कहा गया है, का विवाह अकबर के साथ कर दिया जाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो राजस्थान में यह चलन बन गया। राजस्थान के सभी शासक जो अकबर से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, उन सभी ने अपनी पुत्रियों के विवाह महाराणा अकबर के साथ कर दिए और सारे के सारे अकबर के पक्ष में चले गए। मेवाड़ जो कभी राजस्थान का सेंटर हुआ करता था, कभी महाराणा प्रताप के जो दादाजी थे महाराणा सांगा, उनके अधिकार में सारे के सारे जो राजपूत बाबर के साथ खानवा के युद्ध में लड़े थे, वो सारा का सारा राजपूताना आज अकबर के अधीन चला गया। परिस्थितियां, और यहां तक कि महाराणा प्रताप के दो भाई भी अकबर की अधीनता में चले गए, शक्ति सिंह और जगमाल। महाराणा प्रताप के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। उस चुनौतियों में भी महाराणा प्रताप ने दुखों को झेला। कई बार तो ऐसी स्थितियां आई कि उन्हें अपनी राजधानियों को छोड़ना पड़ा। कई बार तो ऐसी स्थितियां भी आई कि उन्होंने बने हुए खाने को छोड़ करके वहां से निकलना उचित समझा। उन्होंने समय लिया। कुछ समय बाद जब उन्हें उचित अवसर लगा तो उन्होंने शक्ति का संगठन किया और शक्ति का संगठन करने के बाद अकबर का मुकाबला किया। उससे पहले हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को पीछे हटाने में कामयाब रहे थे और अकबर ने अपनी सेना को बुलावा भेजा कि तुम वापस लौटो, लेकिन अकबर की जो सेना थी वो 4 माह तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ से बाहर नहीं निकलने दी थी। अब जब 4 माह तक उसको घेर के रखा तो अकबर स्वयं एक बहुत बड़ी सेना लेकर के उस सेना को निकालने के लिए आता है और निकाल करके वापस पहुंच जाता है। महाराणा प्रताप पुनः अपने क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लेते हैं। फिर इनके बीच कुंभलगढ़ की लड़ाई होती है। शाहबाज खां को 3 बार भेजा जाता है। महाराणा प्रताप को जब उचित लगा तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ को छोड़ करके और फिर संघर्ष के रास्ते को चुनते हैं, पहाड़ियों में घूमते हैं और अतिशयोक्तिपूर्ण कह भी दिया जाता है कि महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते हैं। हालांकि ऐसी परिस्थितियां उनके सामने नहीं थी कि घास की रोटी कभी उन्हें खानी पड़े, क्योंकि जो उदयपुर का उपजाऊ प्रदेश था वो उनके अभी कंट्रोल में पूरी तरह से था। तो महाराणा प्रताप के संघर्ष के लिए ऐसा कह दिया जाता है कि उन्होंने घास की रोटी खाई। उसका मतलब था कि उन्होंने बुरी परिस्थितियों को झेला। उन बुरी परिस्थितियों के बीच जब महाराणा प्रताप को लगा कि अब उचित समय आ चुका है, तो उन्होंने अपनी ताकत इस दिवेर के युद्ध में दिखाई। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना जो थी उस पर महाराणा प्रताप ने अटैक किया। अब तक महाराणा प्रताप डिफेंडिंग यानी अपनी रक्षात्मक नीति का उपयोग कर रहे थे युद्धों में, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना अकबर की तुलना में छोटी थी। लेकिन अब महाराणा प्रताप ने सोच लिया था कि जो आदमी लातों की बात समझता है वो बातों से नहीं मानेगा। तो महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में सीधे अटैक किया मुगल सेना पर और अकबर का जो काका लगता था शेरीमा सुल्तान खां, उसको महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अपने भाले से सिर से लेकर के उस घोड़े को चीरते हुए जमीन तक उस भाले को गाड़ दिया। और जब यह दृश्य अकबर की सेना ने देखा तो वो भाग खड़ी हुई। मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाने जाने वाला दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप की कीर्ति को पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैला देता है कि अकबर जो इतना बड़ा सम्राट बना हुआ था, स्वयं को बादशाह कहता था, उस बादशाह को की सेना इस तरह से मेवाड़ से भागकर जा रही है। अगर अकबर की वीरता ज्यादा होती तो अकबर प्रत्यक्ष सेना लेकर के महाराणा प्रताप से लड़ने आता, लेकिन अकबर स्वयं लड़ने नहीं आता साथियों, और जगन्नाथ कछवाहा को मरने के लिए भेज देता है। आमेर के शासक के जो मानसिंह था उसके चाचा जगन्नाथ कछवाहा को भेज देता है लड़ने के लिए। कहता है कि जाओ लड़ो, वहां पे जाके मरो, वहां पे जाके। आपस में राजपूतों को लड़ाता है।
ये आपस में लड़ते रहते हैं। और जब अकबर को लगता है कि महाराणा प्रताप ऐसे झुकेंगे नहीं, और महाराणा प्रताप लावा पे हमला कर देते हैं। लावा आमेर के अधीन हुआ करता था, लावा पर हमला कर देते हैं और चुनौती देते हैं आमेर के शासकों को कि अगली बार आए तो आमेर को भी कब्जे में ले लूंगा। मालपुरा के क्षेत्र को महाराणा प्रताप लूट करके जाते हैं, इनको दिखा के जाते हैं कि तुम लोग ये अटैक नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता हूं, और अगली बार आमेर को भी अपने अधिकार में लूंगा। उसके बाद अकबर इन आमेर के शासकों से कहता है कि भैया इन महाराणा प्रताप तुमसे सुलझेगा नहीं, तो इसलिए साइलेंट हो जाइए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान मत करिए। और उसके बाद 1584 के बाद महाराणा प्रताप 97 तक जीते हैं। 84 के बाद अकबर कोई फोर्स नहीं भेजता महाराणा प्रताप के विरुद्ध, क्योंकि वो मान चुका होता है कि ये शेर झुकने वाला नहीं है। इसलिए पूरे 15 वर्ष अकबर की सेना बिल्कुल साइलेंट रहती है। जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, पुनः अकबर की सेनाएं मेवाड़ की तरफ चढ़ा दी जाती हैं। लेकिन अब भी महाराणा प्रताप का खून अमर सिंह उनके लिए तैयार बैठा था। अमर सिंह ने पूरे 18 साल तक संघर्ष किया, और अंत में जब मुगल पूरी तरह कमजोर हो गए तो उन्होंने अमर सिंह से कहा कि आप हमारे अधीन नहीं माने जाओगे, आपसे हम समझौता कर रहे हैं, आपसे हम संधि कर रहे हैं, आपको कभी हमारे दरबार में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, आपको कभी हमारे साथ वैवाहिक संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। चित्तौड़ का किला भी देते हैं, पर आप अपने राजकुमार को हमारे पास भेज दीजिए, हमारी लाज बच जाएगी, पूरी भारत को हमने जीत लिया है, केवल एक क्षेत्र है हमारे पास, दुनिया कहती है कि उस क्षेत्र को नहीं झुका पाए, केवल आप हमसे संधि कर लीजिए, हम कभी आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, आप जैसे राज्य करना चाहते हैं वैसे राज्य करिए। तब जाकर के वो समझौता होता है। महाराणा अमर सिंह समझौता करते अपने पुत्र के दबाव के कारण, करण सिंह के दबाव के कारण। उन महाराणा प्रताप जिनके बेटे ने कभी हथियार नहीं डाले, पूरे जीवन लड़ते रहे, क्या वो महाराणा प्रताप सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे? मेवाड़ की जो जनता थी उनका पूरा जन समर्थन महाराणा प्रताप के साथ था। कोई व्यक्ति जिसकी राजधानी पर कंट्रोल कर लिया जाए, क्या वो ज्यादा दिन तक शासन कर सकता है? अगर कर सकता था तो बाबर वहां से भाग कर क्यों आया? क्योंकि उसकी राजधानी समरकंद पर सैबानी खान ने कंट्रोल कर लिया था, फरगना सैबानी खान ने जीत लिया था, भागना पड़ा था बाबर को वहां से। अगर राजधानी पर कंट्रोल कर लेने के बाद जनता सहयोग नहीं करे तो कोई शासक 2 दिन शासन नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी बड़ा शासक हो, जब हुमायूं की राजधानी पर कंट्रोल शेर शाह सूरी ने कर लिया तो हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था। लेकिन महाराणा प्रताप ने भागने का रास्ता नहीं चुना था। इन्हीं मेवाड़ की पहाड़ियों में, इन्हीं अरावली की पहाड़ियों में भ्रमण किया, जनता का सपोर्ट लिया, सहयोग लिया, और जनता का समर्थन प्राप्त करके दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना को भगा भगा के मारा था। हल्दी घाटी के युद्ध में भी महाराणा प्रताप ने 5 किलोमीटर पीछे तक अकबर की सेनाओं को भगा दिया था। और खुले मैदान में जब महाराणा प्रताप आ गए थे तो उन्होंने कहा कि जब उनका खुद का नेता ही लड़ने नहीं आया तो मैं क्यों लड़ूं इनसे। तब महाराणा प्रताप को समझाते हैं उनके साथी कि आप इस युद्ध से पीछे हटिए, क्योंकि उनका नेता भी साथ नहीं है, अकबर लड़ने नहीं आया है, जो आप लड़ रहे हो, आप पीछे हटिए। महाराणा प्रताप कहते हैं कि ठीक है। महाराणा प्रताप वहां से निकलते हैं। ये एक कहानी जो गढ़ी जा रही है, सत्ता का संघर्ष, सत्ता का संघर्ष। महाराणा प्रताप को सत्ता का लोभी दिखाया जा रहा है। ये एक प्रकार की ट्रेजेडी कह सकते हैं, टेंडेंसी चल रही है इस जमाने में कि हमारे जो रियल हीरो हैं देश के, उनको नीचा दिखाया जाए, और अकबर जैसे हरम में रहने वाले लोग जिन्होंने 6 साल तक तो यह होश नहीं था कि शासन चला कौन रहा है, उस व्यक्ति को महान बताया जाता है, जिसकी हरम में इतनी रानियां रहा करती थी, इतनी बेगमें रहा करती थी, जहां अटैक करता वहीं से महिलाओं को लेकर आता। 6 पूरे साल आप पढ़ते होंगे 1556 से 1562 पेटीकोट सरकार,
क्या कोई पेटीकोट से सरकार चलाता है? ये आदमी महिलाओं के बीच 6 साल तक यूं पता नहीं कौन शासन चला रहा है, कौन शासन कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। आज वो महान है। तो साथियों, महाराणा प्रताप के चरित्र के बारे में अगर कोई उंगली उठाता है तो ये उसी प्रकार से होगा जैसे सूरज पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। और शेर कभी कितना भी कमजोर हो जाए, कितना भी घायल हो जाए, किसी सियार के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उस घायल शेर का तमाचा भी सहन कर ले। और कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है कि बादलरी ओटा खोवे लो, ऐसा सूरज का व्यवहार नहीं होता। कुछ देर बादल उसको ढक सकता है लेकिन उस सूरज के तेज को समाप्त नहीं कर सकता। और सिंघारी हाथल सहले व कूख मिली कद श्याली ने, और शेर का तमाचा सहन कर ले, ऐसी किसी सियार को कभी कोख में वो पलता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है। तो महाराणा प्रताप हिंदुओं के सूरज थे, हिंदुआ सूरज थे, स्वाभिमान के प्रतीक थे, दुखों का रास्ता चुना, अय्यास नहीं थे इन लोगों की तरह। परिस्थितियां अपने कंट्रोल में की और अपने राज्य को कायम किया और 85% मेवाड़ को पुनः जीत लिया और अकबर की सेना को मेवाड़ से परमानेंट भगा दिया। खुद के नाम से सिक्के चलाए, खुद के नाम से पट्टे कटवाए। और कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे। तो जब हार गए थे तो यहां पर काटे गए सारे पट्टे, यहां पर चलने वाले सारे सिक्के महाराणा प्रताप के नाम के क्यों चल रहे थे जब हार ही गए थे? तो और जब हार ही गए थे तो 4 महीने तक सेना निकल क्यों नहीं पाई थी मेवाड़ से? घेर लिया था महाराणा प्रताप ने कि औकात है तो निकाल के दिखा देना अपनी सेना। ये महाराणा प्रताप थे। और फिर भी उन्होंने सोचा कि इनके इतने सैनिक मर गए हैं भूख से, इनके इतने हाथी मर गए हैं कि चलो जाने दो इस सेना को। फिर भी इन्होंने दया की और उस सेना को जाने दिया। अगर चाहते तो भीलों की इतनी बड़ी फोर्स थी कि मेवाड़ में घुसने तक नहीं देते उस फोर्स को। और अगर इतने ही ताकतवर थे तो अंग्रेजों से पूछना, उनकी किताबें पढ़ना कभी कि मेवाड़ भील कोर का गठन क्यों किया। वो भील कभी नियंत्रण में नहीं आ पाए और उन भीलों का सपोर्ट महाराणा प्रताप को पूरी तरह था, मेवाड़ की जनता का सपोर्ट पूरी तरह था। मेवाड़ को झुकाने चले, यानी सीधी बात है सूरज पर प्रश्न चिन्ह उठाने चले हैं। साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि महाराणा प्रताप अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।